हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्कूल ऑफ इन्वेस्टिंग में, जहां आप सीखते हैं कि कभी भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले कैसे उस कंपनी के बारे में डीपली स्टडी किया जाता है, उसके बिजनेस मॉडल को पूरा समझा जाता है और उसके बाद हम एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि क्या ये कंपनी इन्वेस्ट करने लायक है या नहीं है। और यदि इन्वेस्ट करने लायक है भी तो क्या वो राइट प्राइस होगा जिसमें हम इस कंपनी में इंटर ले सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीष अग्रवाल और आज जिस कंपनी के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, कंपनी का नाम है ग्लोबस स्पिरिट। ये कंपनी अल्कोहल सेगमेंट में यानी बियर और विस्की बनाने के सेगमेंट में है। और यहाँ तक कि ये लोग बल्क केमिकल जैसे कि बल्क केमिकल नहीं, बल्क स्पिरिट जो बोलते हैं, जैसे कि ईएनए हो गया, इथेनॉल हो गया, वो भी बनाते हैं और वो भी सप्लाई करते हैं। तो इससे पहले कि इसके बिजनेस के बारे में हम डीपली समझे, पहले इसके फंडामेंटल्स को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि इस कंपनी ने अभी तक पिछले 5-6 सालों में कैसा परफॉर्मेंस दिया है। तो चलिए इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। इसका मार्केट कैप जो इस कंपनी का है, 2439 करोड़ का मार्केट कैप है आज के डेट में। कंपनी का करंट प्राइस ₹847 है। अगर हाई का बात करूं तो ₹1760 तक कंपनी का प्राइस ऊपर गया हुआ है। और लो का बात करें तो ₹825 लो बनाया हुआ है। तो काफी अच्छा खासा करेक्शन हम लोग को स्टॉक प्राइस में ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। स्टॉक का पी का बात करें तो अभी 14.4 के पी पे कंपनी ट्रेड कर रही है। बुक वैल्यू 268 है। तो प्राइस टू बुक का अगर मैं बात करूं तो 3.16 टाइम्स प्राइस टू बुक में ट्रेड कर रहा है। मार्केट कैप टू सेल्स का बात करें तो 1.43 का मार्केट कैप टू सेल्स है। तो वैल्यूएशन वाइज कोई बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है और ना ही ऐसा माउथ वाटरिंग वैल्यूएशन पे कंपनी अवेलेबल है। हाँ, बट अगर स्टॉक पीई अगर देखे, प्राइस टू अर्निंग्स देखे 14.4, एक ऐसी कंपनी का जिसका 33.8% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है और रिटर्न ऑन इक्विटी 27.5%, तो इतना अच्छा रिटर्न कमा के देने वाली कंपनी नॉर्मली 14-15 के पी पे नहीं मिलती है। ये 18-19-20-21 के पी पे आसपास ट्रेड होता है। तो उस हिसाब से वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव बनता है। डेट इक्विटी का बात करें तो 0.23 है डेट डेट टू इक्विटी रेशियो, यानी लेस देन 1 है, विच इज अ गुड साइन। 1704 करोड़ का टॉप लाइन करती है सालाना कंपनी। तो अपने अगर मार्केट कैप टू सेल्स अगर देखते हैं तो 1.43 टाइम्स है। डेट कंपनी के पास बहुत ज्यादा डेट नहीं है, 180 करोड़ के आसपास डेट है। और ये डेट भी आई थिंक कुछ एक्सपेंशन हुआ है जिसके वजह से ये डेट बढ़ा है। इसको अभी हम लोग आगे बिजनेस को समझेंगे तो समझ में आ जाएगा हम लोग को कि क्या सीन है। कैश का बात करें तो कंपनी के बुक्स में 76 करोड़ का कैश पड़ा हुआ है। प्रमोटर के पास 51% होल्डिंग है। पेग रेशियो आप देखो 0.23, जो काफी अट्रैक्टिव है। यानी पेग रेशियो के हिसाब से कंपनी का वैल्यूएशन इज क्वाइट चीप। तो यहाँ पर मतलब वैल्यूएशन वाइज अट्रैक्टिव लगता है कंपनी। ईवी बाय इबिटा का बात करूं तो 8.3 के ईवी बाय इबिटा पे कंपनी ट्रेड कर रही है, अगेन विच इज क्वाइट रिजनेबल, नॉट वेरी हाई हाई वैल्यू। इसका चार्ट पैटर्न को अगर हम लोग देखें थोड़ा सा अच्छा से एनालाइज करके, तो कंपनी का यहाँ पर प्राइस बहुत ऊपर गया हुआ है, ₹1800 करीब ऊपर, 1800-1900 के आसपास गया हुआ है। फिर वहां से एक अच्छा खासा कंपनी में करेक्शन देखने मिला है और कंपनी 50 डे और 200 डीएमए के नीचे ट्रेड करने लगी और यहाँ पर अब एक कंसोलिडेशन फेज में कंपनी जा रही है। तो काफी अच्छा खासा ऑलमोस्ट टॉप से अगर देखें तो 50% से ज्यादा का करेक्शन का आसपास आसपास कंपनी में हो चुका है। अब यहाँ पर अगर कंपनी में धीरे धीरे देखें तो वॉल्यूम्स थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है यहाँ पर। तो इंटरेस्ट दोबारा से डेवलप हो रहा है। यहाँ पर तो वॉल्यूम काफी बढ़ गया था, ठीक है, पर यहाँ पर अब वॉल्यूम धीरे धीरे थोड़ा सा बढ़ रहा है एंड आई कैन एक्सपेक्ट कि ये प्राइस धीरे धीरे दोबारा से 50 डीएमए और 200 डीएमए के ऊपर जाना चाहिए। तो जैसे ही ये प्राइस धीरे धीरे 50 और 200 डीएमए के ऊपर जाएगा, वी कैन अगेन सी कि यहाँ पर एक अप ट्रेंड डेवलप हो रहा है। पर फिलहाल ऐसा कुछ हम लोग को चार्ट में नहीं दिख रहा है, आने वाले समय में देखना पड़ेगा। पीयर कंपैरिजन अगर मैं करूं कंपनी का, तो यूनाइटेड स्पिरिट्स का जो पीई है 54 के पीई पे ट्रेड कर रही है कंपनी। यूनाइटेड ब्रीवरीज तो 91 के पीई पे ट्रेड कर रही है। रेडिको खितान 56 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। वहां पर ग्लोबल स्पिरिट, आई नो कि वो रेडिको खितान और यूनाइटेड स्पिरिट्स के लेवल की कंपनी नहीं है, बट फिर भी वैल्यूएशन वाइज आप देखो तो ऑलमोस्ट 1/4 के वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। तिलक नगर इंडस्ट्री ये 52 के पीई पे ट्रेड कर रहे हैं। जीएम ब्रीवरीज भी 11.9 एंड एसोसिएटेड अल्कोहल 13.86 के पी पे ट्रेड कर रहा है। अगर आपने एसोसिएटेड अल्कोहल का हमारा वीडियो नहीं देखा
तो मैं आई बटन में दे दूंगा, आप वहां पर जाके देख सकते हो कि हम लोगों ने एसोसिएटेड अल्कोहल के ऊपर भी एक वीडियो बना रखा है, तो उससे भी आप उसके फंडामेंटल्स को भी चेक कर सकते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखूं तो आप देखोगे पूरे पीयर ग्रुप में सबसे अच्छा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी अगर कोई कमा के दे रही है तो वो है ग्लोबल स्पिरिट। ये पूरे पीयर ग्रुप में आप देखो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस इसका है। और वैल्यूएशन वाइज आप देखो तो सबसे सस्ता, ऑलमोस्ट सबसे सस्ता वैल्यूएशन इसका है। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत रेयर होता है कि रिटर्न सबसे अच्छा कमा के दे और वैल्यूएशन सबसे कम हो। ये कॉम्बिनेशन बहुत रेयर है। और क्योंकि ये कॉम्बिनेशन इतना रेयर है, मुझे नहीं लगता है कि ये प्राइस में ज्यादा दिन तक ये कंपनी इस प्राइस में पड़ी रहेगी। आई थिंक यहाँ पर बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी बनता है। अगर हम लोग को बिजनेस अच्छा लगता है, अभी मैं डिसीजन पे नहीं आ रहा हूँ, पहले बिजनेस को समझेंगे फिर आप खुद डिसाइड करेंगे कि ये बिजनेस अच्छा है या नहीं। अगर बिजनेस अच्छा है तो ये कॉम्बिनेशन इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत अच्छा होता है। रिटर्न ऑन एम्प्लॉयड कैपिटल 22% का है, जो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट पीयर ग्रुप में अच्छा है। पर बाकी जो मेन चीज हम लोग देखते हैं, आर ओ सी एंड आर ओ ई, वो पूरे पीयर ग्रुप में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट इनका है। ईवी बाई इबिटा आप देखें तो 8.3 के ईवी बाई इबिटा पे ट्रेड कर रही है, तो वैल्यूएशन वाइज यहाँ पर भी ऑलमोस्ट सबसे सस्ता है। एसोसिएटेड अल्कोहल इससे भी सस्ता है 8.04 पे। पर रिटर्न एसोसिएटेड अल्कोहल कम कमा के दे रहा है, बट वैल्यूएशन वाइज एसोसिएटेड अल्कोहल काफी सस्ता है। तो सेकंड नंबर पे ग्लोबल स्पिरिट आता है अगर हम ईवी बाई इबिटा का मल्टीपल को चेक करें। लिवरेज वाइज देखें तो लिवरेज भी बहुत ज्यादा नहीं है, 1.44 टाइम्स है, विच इज ओके। डेट इक्विटी 0.23, तो 1 से कम ही है, विच इज अगेन अ गुड साइन। तिलक नगर का अगर आप देखोगे तो 4.83 टाइम्स है। तो कहीं ना कहीं हम लोग देख सकते हैं कि पेग रेशियो देख लीजिए या ईवी बाई इबिटा देख लीजिए, वैल्यूएशन वाइज ये ऑलमोस्ट सबसे सस्ते वैल्यूएशन पे है। और रिटर्न वाइज आप देख लो तो ऑलमोस्ट सबसे अच्छे रिटर्न्स कमा के ये कंपनी दे रही है। अब इसके क्वार्टरली परफॉर्मेंस पे आते हैं। तो क्वार्टरली परफॉर्मेंस को अगर हम देखें तो ये जून 2019 में 296 करोड़ का टर्नओवर किया करती थी कंपनी, जो आज बढ़ते बढ़ते ऑलमोस्ट 500 करोड़ का टर्नओवर हो गया। भले ही हम लोग बोले कि जून का रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आया है, बट अगर आप टॉप लाइन को देखो तो हिस्टोरिकली सबसे अच्छा टॉप लाइन इन्होंने जून 2022 में किया है। प्रॉब्लम क्या हुआ कि मार्जिन जो इनके 26%, 25-26%, 23% का मार्जिन हुआ करता है, वो घट के 14% हो गया। तो मार्जिन यहाँ पर थोड़ा सा हिट हुआ है। उसके पीछे क्या कारण है, तो वो देख सकते हैं, शायद मटेरियल कॉस्ट इनका बढ़ा है। तो मटेरियल कॉस्ट जो 51%, 40%, 49-50% हुआ करता था, वो ऑलमोस्ट 60% हो गया। तो क्योंकि मटेरियल कॉस्ट इतना बढ़ गया है, ये कारण है कि इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो थोड़ा सा गिरा है। तो इसको हम लोग को समझना पड़ेगा कि मटेरियल कॉस्ट यहाँ पर क्यों बढ़ा है, वो बिजनेस मॉडल से हम लोग को समझना पड़ेगा। अदर इनकम का बात करें तो कोई खास अदर इनकम नहीं है, इंटरेस्ट भी का भी खर्चा बहुत ज्यादा नहीं है। तो ऑल इन ऑल अगर मैं प्रॉफिट का बात करूं तो अर्निंग पर शेयर अगर हम देखें तो 11 रुपया का ईपीएस था दिसंबर में। मार्च में ये ईपीएस बढ़ के ऑलमोस्ट 17 रुपया का हो गया। जून में ये गिर के 13 रुपया का ईपीएस हो गया। तो ये 13 रुपया का ईपीएस क्यों हुआ, बिकॉज मार्जिन इनका बहुत ज्यादा जून में फॉल कर गया। तो जून में ऐसा क्या हुआ, ये हम लोग को बिजनेस मॉडल से समझना पड़ेगा। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर मैं देखूं तो 2019 में यानी प्री कोविड लेवल पे 985 करोड़ का टर्नओवर था। अगर 2011 का 12 का बात करूं तो 500 करोड़ का खाली टर्नओवर था। तो ओवर द पीरियड अगर मैं हम लोग देखें तो कंपनी ने काफी अच्छा ग्रोथ किया है। 10 सालों में 505 करोड़ का टर्नओवर आज ऑलमोस्ट 1600 करोड़ का टर्नओवर हो गया, यानी 3 टाइम्स ऑलमोस्ट इनका टॉप लाइन बढ़ गया है पिछले 10 सालों में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इनका जो 15%, 14%, 9% हुआ करता था, वो धीरे धीरे बढ़ के अभी 21% के आसपास आ गया। तो मार्च 22 में अगर देखें तो FY22 का मार्जिन 21% का इनका रहा है। नेट प्रॉफिट का बात करें तो ये 41 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट कंपनी किया करती थी, ये आज ऑलमोस्ट 187 करोड़ का नेट प्रॉफिट पे आ गया। तो नेट प्रॉफिट कुछ भी नहीं तो ऑलमोस्ट 4.5 टाइम्स बढ़ा है। तो रेवेन्यू इनका 3 टाइम्स बढ़ा है, पर नेट प्रॉफिट 4.5 टाइम्स बढ़ा है, विच इज अ गुड साइन कि 17-18 रुपया का ईपीएस करने वाली कंपनी आज ऑलमोस्ट 65-66 रुपया का ईपीएस कर रही है। तो ये बहुत ही अच्छा साइन होता है जब बॉटम लाइन में जो ग्रोथ हो या नेट प्रॉफिट में जो ग्रोथ हो वो टॉप लाइन से ज्यादा हो। यहाँ पर आप देखो तो पिछले 5 साल में 15% के कैगर से इनका टॉप लाइन ग्रो किया है। पिछले 3 साल में 17% के कैगर से टॉप लाइन ग्रो किया है। पर अगर आप प्रॉफिट का बात करो तो पिछले 5 साल में 63% के कैगर से प्रॉफिट ग्रो किया है, और पिछले 3 साल में 83% के कैगर से प्रॉफिट ग्रो किया।
तो जहां सेल्स खाली 17% से ग्रो कर रहा है, प्रॉफिट 83% से ग्रो कर रहा है। ये इस बिजनेस मॉडल का ताकत को बताता है कि टॉप लाइन आपका सिर्फ 17% से ग्रो कर रहा है, बट आपका जो बॉटम लाइन है, जो प्रॉफिट है, वो 83% से बढ़ रहा है। इससे क्या समझ में आता है बिजनेस के बारे में, कि बिजनेस में डेफिनेटली ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ है जहां से इनको बेटर मार्जिन मिल रहा है, बेटर प्राइसिंग पावर मिल रहा है, और बेटर प्रॉफिटेबिलिटी मिल रहा है। जितना सेल्स नहीं बढ़ रहा है उससे ज्यादा प्रॉफिट बढ़ रहा है, यानी ऑपरेटिंग लिवरेज इज प्लेइंग आउट, फाइनेंशियल लिवरेज इज प्लेइंग आउट, एंड ऑल्सो इनके बिजनेस में जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट हुआ है या प्रोडक्ट मिक्स आए हैं, वो काफी बेटर मार्जिन में आए हैं, जिसकी वजह से प्रॉफिट में इतना अच्छा ग्रोथ नजर आ रहा है। बैलेंस शीट का बात करते हैं तो इनका 29 करोड़ इनका कैपिटल है। ठीक है, बीच में इनके प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 70 करोड़ के थे, जो कि अब जीरो हो गया। तो इस वजह से इनका जो इक्विटी शेयर कैपिटल है 29 करोड़ का है। रिजर्व्स इनके पास 744 करोड़ का रिजर्व है। बोरोइंग्स 180 करोड़ का है, जो कि मार्च 2019 में 230 करोड़ का था, तो वहां से इन्होंने रिड्यूस कर दिया अपने बोरोइंग्स को। अदर लाइबिलिटीज 285 करोड़ का है। अदर लाइबिलिटीज में क्या क्या है? ट्रेड पेएबल है 138 करोड़ का, यानी क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है। एंड अदर लाइबिलिटी छोटा मोटा जो है 139 करोड़ का है। उसके अगेंस्ट में इनका फिक्स्ड एसेट का बात करूं तो 670 करोड़ का फिक्स्ड एसेट है। तो 670 करोड़ का फिक्स्ड एसेट के अगेंस्ट में कंपनी 1600 करोड़ का टॉप लाइन करती, तो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स का फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो है। अगर मैं करंट वर्क इन प्रोग्रेस का बात करूं तो 98 करोड़ का करंट वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है। तो आज नहीं तो कल ये केपेक्स जब कंप्लीट हो जाएगा तो इनका टॉप लाइन जो हो चुका होगा, ये 770 करोड़ रुपया हो चुका होगा। और अगर मैं 3 टाइम्स भी अगर दूं, तो 3 टाइम्स का अगर देते हैं तो 770 करोड़, यानी 2200 करोड़ का टर्नओवर कंपनी एक्सपेक्ट कर सकती है आने वाले समय में। क्योंकि 3 टाइम्स का अगर टर्नओवर देते हैं 770 करोड़ को, 2100, चलो 3 टाइम्स पूरा भी नहीं दे तो 2100 करोड़ के आसपास का टर्नओवर वी कैन एक्सपेक्ट इन द कंपनी, जिस तरह का इनका फिक्स्ड एसेट में डेवलपमेंट हो रहा है। अदर एसेट्स 470 करोड़ का है। क्या क्या चीज है? इन्वेंट्री है 109 करोड़, ट्रेड रिसीवेबल से 118 करोड़, कैश है 76 करोड़ इनके पास, लोन्स एंड एडवांसेस इन्होंने 89 करोड़ का दे रखा है। कैश फ्लो का बात करते हैं तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में 219 करोड़ का कैश फ्लो इन्होंने जनरेट किया है। ठीक है, और इसमें रिसीवेबल में 30 करोड़ रुपए इनका फंसा है, एक्स्ट्रा 6 करोड़ रुपए इन्वेंट्री में फंसा है, और पेबल्स में इनको एक्स्ट्रा 20 करोड़ का बेनिफिट मिला। तो ये सबको अकाउंट फॉर करते हुए इन्होंने 50 करोड़ का टैक्स भी पेमेंट किया है। सबको देखते हुए हम बोल सकते हैं कि ऑल टुगेदर 219 करोड़ का कैश फ्रॉम ऑपरेशन जनरेट किया। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इन्होंने फिक्स्ड एसेट में खर्चा कर दिया 173 करोड़ रुपया, 48 करोड़ रुपया कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर दिया, पैसा पड़ा हुआ था तो उसे कहीं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या कहीं पर इन्वेस्ट कर दिया, कि फिक्स्ड एसेट को बढ़ाने के लिए या जो केपेक्स प्लान है इनका उनको फुलफिल करने के लिए जब रुपया का जरूरत पड़ेगा तो ये इन्वेस्टमेंट को बेच के लोग वो रुपया वहां से अरेंज कर लेंगे। तो नेट कैश फ्लो ऑल इन ऑल हम देख सकते हैं कि -23 करोड़ का हुआ। तो नेट कैश फ्लो ऐसे नहीं देखा जाता है, अपने लोग को फ्री कैश फ्लो देखना पड़ता है कि 219 करोड़ का इन्होंने कैश में 173 करोड़ रुपए अगर खर्चा कर दिया है, तो करीब करीब 45 से 50 करोड़ रुपया फ्री कैश फ्लो इन्होंने जनरेट किया। फाइनेंसिंग में तो इन्होंने क्या किया, बोरोइंग से 125 करोड़ का डेट लिया है, पर 152 करोड़ का डेट चुकाया है। तो ऑल इन ऑल 27 करोड़ के आसपास का इन्होंने पेमेंट कर दिया, और वही 27 करोड़ का इंपैक्ट है कि -24 करोड़ का इनका फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस दिखा रहा है। इंटरेस्ट भी इन्होंने 11 करोड़ का पेमेंट किया है। एक बार देख लेते हैं कि साल का इंटरेस्ट इनका होता कितना है। साल का 11 करोड़ का इंटरेस्ट डेबिट है, और पेमेंट भी उतना ही किया है। तो दिस इज अ गुड साइन कि जितना इंटरेस्ट है पूरा का पूरा इन्होंने पेमेंट किया, कुछ भी इंटरेस्ट को इन्होंने कैपिटलाइज नहीं किया, तो ये एक बहुत ही अच्छा साइन होता है। 6 करोड़ रुपया इन्होंने डिविडेंड भी पेमेंट किया, और कुछ फाइनेंशियल लाइबिलिटी 2 करोड़ रुपया चुकाया है। रेशियोज में आ जाए तो इनका डेटर डेज जो है वो नॉर्मली 18 दिन 20 दिन का हुआ करता था, तो थोड़ा सा बढ़ के अभी 27 दिन हो गया। ये नॉर्मल है, जब आपका बिजनेस बढ़ता है ना, थोड़ा सा सेल्स आप बढ़ाना चाहते हो, तो आपका डेटर डेज थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। पिछले साल ये 26 दिन था, अभी बढ़ के 27 दिन हुआ। इन्वेंट्री डेज इनका 50 58 दिन रहता है। 43 दिन प्री कोविड लेवल का बात करें तो 43 डेज रहा करता था, तो वहां से अभी 48 है, तो मैनेजेबल है। डेज पेबल का अगर बात करें तो 57 54 डेज का इनको उधारी मिलता था, अभी इनको 60 दिन का उधारी मिलता है। तो ऑल इन ऑल कैश कन्वर्सन साइकिल का अगर बात करूं तो 15 दिन का इनका कैश कन्वर्सन साइकिल है, और वर्किंग कैपिटल डेज 28 दिन का है। तो 28 दिन के जितना
वर्किंग कैपिटल इनको मेंटेन करके चलना पड़ता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 34% हो गया, जो एक समय 5%, 6%, 10% हुआ करता था, वो बढ़ के अभी 34% हो गया। तो विच इज अ वेरी गुड साइन। आ जाते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। प्रमोटर के पास 51% होल्डिंग है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 4.83% होल्डिंग है। ये पहले 1.47 हुआ करता था, सितंबर 21 में बढ़ गया था, फिर ये थोड़ा सा यहाँ पर उन्होंने 1% के आसपास सेल कर दिया। डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स के पास 1.6% है, जो पिछले क्वार्टर 2.12 था, तो उनका थोड़ा बहुत सेलिंग आया है यहाँ पर। और पब्लिक के पास 42.56% होल्डिंग। तो ये चीज देखने मिल रहा है कि पब्लिक के पास थोड़ा सा शेयर होल्डिंग बढ़ रहा है, और जो हमारे म्यूचुअल फंड्स हैं और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उनके पास थोड़ा थोड़ा गिर रहा है, बट बहुत माइन्यूट गिरा है, ऐसा कोई बहुत ज्यादा नहीं गिरा है। तो उनका मे भी कुछ रिडेम्पशन का प्रेशर आ गया होगा या कुछ भी, तो उनको थोड़ा बहुत बेचना पड़ा होगा। बट ऑल इन ऑल ऐसा कोई बहुत बड़ा सेलिंग नहीं आया है जिससे हम लोग को कुछ खतरा होना चाहिए। तो दिस वाज ऑल अबाउट द फंडामेंटल्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको फंडामेंटल्स कंपनी का एकदम क्लियर समझ में आया होगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझेंगे, बट इससे पहले कि हम बिजनेस मॉडल को समझे, अगर आप नए आए हैं हमारे चैनल में तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाले जो भी हम कंपनीज पे रिसर्च करें, जो वीडियोस बनाए, वो भी आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाए, आपको इमीडिएटली मिल जाए। हो सकता है ये वीडियो बड़ा हो जाएगा तो हम इसको दो पार्ट में रिलीज करेंगे। तो अभी फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट हम इसके बाद रिलीज करेंगे। तो आपको सेकंड पार्ट का वीडियो इमीडिएटली मिल जाए तो आप नोटिफिकेशन बेल बटन दबा दीजिए। उसमें ऑल का एक ऑप्शन आता है, उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, तब जाके आपको इमीडिएट नोटिफिकेशन मिलेगा। और नए आए हैं तो सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए। और अगर आप पहले से हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं और हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करिए, क्योंकि आप देखते हैं, आपको पसंद भी आता है, पर बहुत बार आप थोड़ी सी कंजूसी कर देते हैं, लाइक नहीं करते हैं। बट लाइक किया करिए अगर आपको पसंद आता है। अगर नहीं भी पसंद आता है तो लाइक मत करिए, बट एटलीस्ट कमेंट में लिख के बताइए कि आप और क्या चाहते हैं कि हम अपने एनालिसिस में ऐड करें, या उसको और कैसे बेटर बना सकते हैं। तो कमेंट में लिख के बताइए कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, और आप क्या क्या देखना चाहेंगे, किस कंपनी पे रिसर्च देखना चाहेंगे। तो क्या होगा, कमेंट में आप लिखेंगे तो हम लोग को भी आइडियाज मिलेगा कि आप लोग को किस में डाउट है या कौन सी कंपनी में आपका इंटरेस्ट है, तो हम कोशिश करेंगे उस पर वीडियो बनाने का। तो इस तरह से हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करके आगे बढ़ेंगे तो एक दूसरे को हेल्प आउट कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। आगे बढ़ते हैं और इसके बिजनेस मॉडल को समझते हैं। ग्लोबल स्पिरिट लिमिटेड, ये कंपनी के बारे में अगर मैं बात करूं, तो इट वाज established in 1992, is a is primarily engaged in the business of manufacture and sale of Indian made Indian liquor, Indian made foreign liquor, bulk alcohol, हैंड सैनिटाइजर एंड फ्रेंचाइज बॉटलिंग। तो आप इसके बिजनेस को शॉर्ट में बहुत आराम से समझिए, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से धीरे धीरे समझेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा एज यूजुअल हमेशा होता है, तो नया कुछ बोलने का नहीं है। दोबारा से थोड़ा बड़ा ही होगा, हो सकता है दो पार्ट में डिवाइड करूं। बट मेरा इंटेंशन ये रहता है कि मैं हड़बड़ी में आपको कुछ भी नहीं बताऊं। वीडियो छोटा करने के चक्कर में मैं फटाफट फटाफट रीड करके आगे बढ़ जाऊं और आपको कुछ समझ में नहीं आए, तो वैसा छोटा वीडियो देख के भी कोई फायदा नहीं। इससे अच्छा मैं आपको आराम से, शांति से, धीरे धीरे सब कुछ इंपॉर्टेंट जो भी चीज है शांति से समझाऊं, धीरे धीरे समझाऊं, ताकि आपके दिमाग में वो चीज आराम से रजिस्टर हो सके। भले ही वीडियोस को आप एक बार में नहीं देख सकते, दो बार में देखिए, बट जब आप वीडियो कंप्लीट करें ना, तो आपको एक सेटिस्फैक्शन मिले कि हाँ, मुझे कंपनी पूरी समझ में आ गई है, एंड यू आर इन अ पोजिशन टू डिसाइड कि कंपनी सही है या गलत। तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव रहता है। तो इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ बहुत धीरे धीरे और आराम से कोई भी चीज आपको समझाऊं, हड़बड़ी में मैं भाग भाग के नहीं समझाना चाहता। तो इसमें आप देखिए क्या क्या चीज आपको नोट करना है कि ये काम क्या करती है। सबसे पहले कोई भी कंपनी के बारे में हम जब स्टडी करते हैं तो समझना ये है कि काम क्या करती है। तो ये पहला चीज है, इंडियन मेड इंडियन लीकर बनाती है। दूसरा चीज, इंडियन मेड फॉरेन लिकर बनाती है। इंडियन मेड फॉरेन लिकर का मतलब है फॉरेन ब्रांड्स के लिकर जो है उसको इंडिया में बनाती है, उस टेक्नोलॉजी को, उस रेसिपी को यूज करके इंडिया में बनाती है, तो उसको बोलते हैं इंडियन मेड फॉरेन लिकर। यानी ब्रांड फॉरेन का है, बन इंडिया में। तीसरा, बल्क अल्कोहल बनाती है, हैंड सैनिटाइजर बनाती है, बल्क अल्कोहल से बनने वाला जो हैंड सैनिटाइजर है वो बनाती है। और फ्रेंचाइज बॉटलिंग करती है, यानी दूसरे कंपनी के लिए बॉटलिंग करने का भी काम करती है। तो ये तीन या चार धंधा है इनका। इट हैज यूनिक 360 डिग्री मॉडल स्ट्रैडलिंग अक्रॉस द एंटायर अल्कोहल वैल्यू चेन। और इनका जो अल्कोहल में जो कंप्लीट वैल्यू चेन है, उसका पूरा 360 डिग्री मॉडल है। यानी अल्कोहल के वैल्यू चेन में आपको जो भी चाहिए वो सब काम ये लोग करते हैं।
आपको रॉ मटेरियल चाहिए इथेनॉल या ईएनए के रूप में, ये लोग बनाते हैं। आपको एनिमल फीड्स, अगर जो बाई प्रोडक्ट एनिमल फीड निकलता है वो भी ये लोग बनाते हैं। उसके बाद अगर आपको बॉटलिंग करना है उसका भी काम ये लोग करते हैं। उसके बाद आपको मेन ब्रांडेड लिकर आपको बेचना है बाजार में, वो भी ये लोग बेचते हैं। अगर आपको किसी और का काम करके देना है तो वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का भी काम ये लोग करते हैं। तो यानी पूरा 360 डिग्री मॉडल का ये अल्कोहल का वैल्यू चेन में जो भी चाहिए वो सब काम ये लोग करते हैं। इट इज फर्स्ट टू सेट अप अ ग्रेन डिस्टिलरी, ये पहली कंपनी है जिसने ग्रेन बेस्ड डिस्टिलरी इंडिया में सेटअप किया था। एंड लॉन्च्ड ब्रांडेड डीडीजीएस इन इंडिया, और इंडिया में डीडीजीएस लॉन्च करने, ब्रांडेड डीडीजीएस लॉन्च करने वाली ये पहली कंपनी। इसको अगर एरो डायग्राम से समझे तो इनका दो डिवीजन है, मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन एंड कंज्यूमर डिवीजन। मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन में इनके बल्क स्पिरिट है, तो बल्क स्पिरिट में आता है ईएनए और इथेनॉल। इथेनॉल क्या होता है, ये ब्लेंडिंग के काम में आता है। हमारी जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है वो इथेनॉल खरीदती है और इथेनॉल को पेट्रोल के साथ ब्लेंड करती है। तो उससे क्या होता है, हम लोग का पेट्रोल का जो इंपोर्ट है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। तो दिस इज व्हाट दे डू। दूसरा है ईएनए। ईएनए जो होता है एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल, ये रॉ मटेरियल का काम करता है। जब आपको कोई विस्की बनाना हो या कोई अल्कोहल बनाना हो तो उसमें ये रॉ मटेरियल का काम करता है। तो इनके जो प्लांट है ये मल्टीपर्पज प्लांट है। ये लोग उसी ग्रेन के मदद से ईएनए भी बना सकते हैं, इथेनॉल भी बना सकते हैं। ऑल डिपेंड्स अपॉन द ऑर्डर, क्या क्या चीज का ऑर्डर या क्या चीज का डिमांड ज्यादा है। अगर ईएनए का मार्केट में प्राइस बेसी बढ़ रहा है तो ये लोग ईएनए बना लेंगे। अगर इथेनॉल का दाम ज्यादा है और इथेनॉल में ज्यादा प्रॉफिट कमाई हो रहा है तो ये लोग इथेनॉल बना लेंगे। तो दोनों पॉसिबिलिटी इनके पास है। तो इनका जो मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन है वो काफी फ्लेक्सिबल है। ये जब चाहे ईएनए बना सकते हैं, जब चाहे इथेनॉल भी बना सकते हैं। दूसरा काम इनका है फ्रेंचाइजी का बॉटलिंग करना। तो ये यूनाइटेड स्पिरिट्स जैसी कंपनी के लिए फ्रेंचाइजी का बॉटलिंग का काम करते हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स बोलता है कि हमारा बॉटलिंग का काम तुम करके, बॉटलिंग करके पैकिंग करके तुम मार्केट में सप्लाई करो। तो ये बॉटलिंग करने का काम करता है। फिर बाई प्रोडक्ट्स इनके जो निकलते हैं वो एनिमल फीड होता है, और दूसरा हैंड सैनिटाइजर भी बनाते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलता है, वो जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो हम लोग कोका कोला पेप्सी ये सब देखते हैं, वैसी कंपनीज को ये कार्बन डाइऑक्साइड बेच देते हैं। ठीक है, उनके लिए काम आता है। वो लोग कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में क्या होता है, जो हम लोग जब बॉटल खोलते हैं कोल्ड ड्रिंक का तो झाग निकलता है, वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वो लोग इन्हीं से खरीद के बॉटल के अंदर डालते हैं। फिर इनका जो कंज्यूमर बिजनेस है उसमें वैल्यू बेस्ड है, जहां पर ये लोग इंडियन मेड इंडियन लिकर बेचते हैं। उसका इनका खुद का ब्रांड से, फेमस ब्रांड से, नींबू, घूमर, नारंगी और हीर रांझा, ये तीन चार ब्रांड है जो काफी पॉपुलर है इनके। फिर वैल्यू प्लस ब्रांड्स है इनके पास, और प्रीमियम ब्रांड्स है जहां पर गवर्नर रिजर्व है, ओकटन है, एलफेयर, नेसोलिन है। ये तीन चार प्रीमियम बेस्ड ब्रांड्स हैं। फिर हम लोग समझते हैं इसको, इनका पूरा वैल्यू चेन को समझते हैं। प्रेजेंस अक्रॉस द वैल्यू चेन, तो इनका वैल्यू चेन कैसे काम करता है ये देखते हैं हम लोग। तो ग्लोबल स्पिरिट का जो की रॉ मटेरियल है वो क्या है, राइस। तो इनका मेन रॉ मटेरियल क्या है, ब्रोकन राइस। तो ब्रोकन राइस के मदद से ये लोग जो भी अपना अल्कोहल, ईएनए या इथेनॉल बनाना होता है, ये ब्रोकन राइस के मदद से बनाते हैं। तो ब्रोकन राइस को ये लोग पूरा डिस्टिलेशन प्रोसेस करते हैं। तो ब्रोकन राइस को जब ये लोग डिस्टिलेशन करते हैं तो उससे दो चीज निकल सकता है, या तो ईएनए निकल सकता है या तो इथेनॉल निकल सकता है। ये इनके स्पेसिफिकेशन पे डिपेंड करता है कि ये लोग डिस्टिलेशन करके क्या निकालना चाहते हैं। और इनके पास टोटल 160 मिलियन लीटर पर एनम का कैपेसिटी है ईएनए और इथेनॉल बनाने का, जो कि काफी बड़ा कैपेसिटी है। ये कोई छोटा कैपेसिटी नहीं है, 160 मिलियन लीटर। कंज्यूमर बिजनेस का बात करें तो इनके ओन ब्रांड्स हैं। तो ओन ब्रांड्स में इनके पास क्या है, वैल्यू सेगमेंट में तो कंट्री लिकर है, और उसके बाद प्रीमियम सेगमेंट में इनके पास चार पांच अपने ब्रांड्स हैं। प्रीमियम सेगमेंट में लोग फ्रेंचाइजी बॉटलिंग का भी काम करते हैं, और सोल्ड टू बेवरेज कंपनी एंड फ्यूल कंपनीज। और ये लोग जो ईएनए, जो जो इथेनॉल या ईएनए बनाते हैं, तो ईएनए ये लोग बेवरेज कंपनी को बेच देते हैं, और जो इथेनॉल बनता है वो ब्लेंडिंग पर्पस में काम आता है, तो वो फ्यूल कंपनीज को भी बेच देते हैं। फ्यूल यानी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, उनको बेच देते हैं। और प्रीमियम सेगमेंट में इनके पास तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि इनके पास खुद के ब्रांड्स हैं।
बिजनेस सेगमेंट का बात करें तो दो सेगमेंट है, जैसा मैंने बताया, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है जहां से 59% ऑफ द रेवेन्यू आता है। तो उसमें ये लोग बल्क स्पिरिट है, बल्क स्पिरिट में ईएनए हो गया, इथेनॉल हो गया। फिर बॉटलिंग करने का काम करते हैं, बाई प्रोडक्ट्स में इनका एनिमल फीड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब निकलता है। सैनिटाइजर भी ये लोग बना लेते हैं। कंज्यूमर बिजनेस से 41% ऑफ द रेवेन्यू आता है। यहाँ पर इनका वैल्यू सेगमेंट में जो अल्कोहल है वो 40 से 60 रुपया का बोतल आता है। फिर वैल्यू प्लस में इनका जो है वो 80 से 100 रुपए के आसपास का बोतल आता है। और प्रीमियम सेगमेंट में जो है वो 125 से 700 रुपया तक का बोतल आता है। बिजनेस मॉडल का बात करते हैं तो ग्लोबल स्पिरिट लिमिटेड स्टैब्लिश्ड इन 1992 हैज टू मेजर सेगमेंट। तो इनके दो मेजर सेगमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंज्यूमर। दिस सेगमेंट कंट्रीब्यूट 55% एंड 45% ऑफ द टॉप लाइन। करंट का बात करें तो इट इज 59 एंड 41%। ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड इट्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। द कंपनी हैज यूनिक 360 डिग्री बिजनेस। तो कंपनी के पास पूरा 360 डिग्री बिजनेस है मॉडल, मीनिंग विच इट ट्राइज टू बैकवर्ड इंटीग्रेट एंड मेक रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग लिकर। यानी पूरी तरह से ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन में है, और लिकर बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल चाहिए होता है वो रॉ मटेरियल भी ये लोग खुद ही बना लेते हैं। यानी लिकर जो है वो तो फिनिश प्रोडक्ट है, उसको बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए आपको। वो रॉ मटेरियल क्या होता है? ईएनए होता है। तो वो ईएनए भी ये लोग खुद ही बना लेते हैं, विच इज देन यूज्ड इन कंज्यूमर बिजनेस। तो बल्क जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है उससे कंज्यूमर बिजनेस में शिफ्ट हो जाता है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट द कंपनी मेक्स। तो मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट का बात करें तो कंपनी क्या बनाता है? बल्क स्पिरिट। बल्क स्पिरिट मतलब ईएनए एंड इथेनॉल बनाता है। फिर फ्रेंचाइजी का बॉटलिंग का काम ये लोग करते हैं, और बाई प्रोडक्ट्स में एनिमल फीड हो गया, सैनिटाइजर हो गया, और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ग्लोबस यूजेस ग्रेन दैट इज ब्रोकन राइस एज इट्स की स्टार्टिंग मटेरियल टू मेक ईएनए एंड इथेनॉल। तो यानी ईएनए एंड इथेनॉल ये लोग पहले बनाते हैं। उस उसको बनाने के लिए इनको चाहिए रॉ मटेरियल दैट इज ब्रोकन राइस। तो ब्रोकन राइस ये लोग बाजार से खरीदते हैं, उससे बनता है ईएनए या इथेनॉल, जो भी आप बोल लो। ठीक है, इस ईएनए से फिर ये लोग लिकर बनाते हैं। तो ये ईएनए जो ये लोग बनाते हैं वो इनका मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन हो गया, और जो लिकर ये लोग बनाते हैं वो हो गया इनका कंज्यूमर डिवीजन। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ठीक है, ईएनए इज नथिंग बट एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल। तो ईएनए का फुल फॉर्म मैंने पहले ही बता दिया, एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल होता है। इट और अ प्योर फॉर्म ऑफ अल्कोहल विथ नो स्मेल। इसमें कोई स्मेल नहीं होता है। 96% प्योरिटी पाया जाता है इसमें। इट यूजेस द दिस कैप्टिवली टू मेक लिकर फॉर इट्स कंज्यूमर बिजनेस। और जितना भी ये ईएनए है इसको ये लोग पूरा कैप्टिवली यूज करते हैं अपने कंज्यूमर बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। यानी इनके यहाँ जो भी ईएनए बनता है उसी के मदद से ये लोग खुद अपना खुद का ब्रांड का लिकर बनाते हैं। ग्लोबस इज द लार्जेस्ट ग्रेन बेस्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल मैन्युफैक्चरर इन इंडिया। तो इंडिया में ग्रेन से ईएनए बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी अगर कोई है तो वह है ग्लोबस स्पिरिट, विथ अ कैपेसिटी ऑफ 160 मिलियन लीटर। 160 मिलियन लीटर का कैपेसिटी है इनके पास। इट ऑल्सो सप्लाईज टू अदर मेजर फॉरेन लिकर मैन्युफैक्चरर्स। तो ईएनए ये लोग अपना तो कैप्टिवली यूज करते हैं, और अदर मेजर फॉरेन लिकर मैन्युफैक्चरर यानी इंडियन मेड फॉरेन लिकर मैन्युफैक्चरर्स लोग हैं, उनको भी अगर जरूरत होता है तो ये ईएनए मैन्युफैक्चर करके सप्लाई करते हैं। द राइज इन डिमांड ऑफ इथेनॉल The rise in demand of ethanol owing to government's ambitious plan of blending ethanol with petrol to the tune of 20% by 2025 is driving structural growth for Globus। यानी क्या होता था इनके पास कि इनका कैपेसिटी तो बड़ा है, बट हर समय ईएनए का डिमांड उतना ही रहे जरूरी नहीं। तो पहले इन लोग का ईएनए जो बिकता था, जो नहीं बिकता था वो कहीं ना कहीं इन्वेंट्री में पड़ा रह जाता था, पैसा फंस जाता था। अब क्या हुआ, गवर्नमेंट का ये प्लान है कि 2025 तक हम 20% ब्लेंडिंग करेंगे। 20% ब्लेंडिंग का मतलब कि 100 लीटर अगर पेट्रोल होगा तो उसमें 20 लीटर हम इथेनॉल मिलाएंगे, ब्लेंड करेंगे। तो इसके वजह से क्या हो रहा है, इथेनॉल का डिमांड दिन पे दिन बहुत बढ़ते जा रहा है। और क्योंकि इथेनॉल का डिमांड बढ़ते जा रहा है तो इनके पास अब ऑप्शन है कि भैया इथेनॉल का डिमांड इज ऑलरेडी देयर, आपका जितना ईएनए का रिक्वायरमेंट आप ईएनए बनाओ, उसके बाद जो एक्स्ट्रा जो प्रोडक्शन है आप इथेनॉल का करके आराम से इथेनॉल बेचो। तो आपके पास पैसा फंसेगा नहीं इन्वेंट्री में।
आपको एक्स्ट्रा ईएनए बनाने का जरूरत नहीं है, जितना आपके पास ऑर्डर है आप उतना ईएनए बनाओ, बाद बाकी का आप इथेनॉल बना के सप्लाई कर दो। तो यहाँ पर ग्लोबस जैसी कंपनी के लिए कंप्लीट स्ट्रक्चरल ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है कि ईएनए तो आप बनाते ही हो, अब इथेनॉल बना के भी गवर्नमेंट की ओएमसी कंपनीज को सप्लाई करो, आप वहां से भी ढेर सारा पैसा कमा सकते हो, क्योंकि वो ऐसा सेगमेंट है जहां पर सप्लाई इज वेरी लेस कंपेयर टू डिमांड। डिमांड वहां पर इतना ज्यादा आने वाला है 2025 तक कि उतना अभी इंडिया में कैपेसिटी बना ही नहीं है सप्लाई करने के लिए, तो देर देर इज ऑलवेज एक्सेस ऑफ डिमांड, तो वहां पर कोई दिक्कत है ही नहीं। इनफैक्ट इट हैज द लार्जेस्ट कैपेसिटी फॉर ग्रेन बेस्ड इथेनॉल इन इंडिया। तो ग्रेन से बनाना इथेनॉल बनाने में सबसे लार्जेस्ट कैपेसिटी इंडिया में इसी कंपनी की। ग्लोबस हैज आल्सो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट विद द प्लेयर्स लाइक डियागो एंड यूनाइटेड स्पिरिट्स, हरियाणा एंड वेस्ट बंगाल में, एंड एबीडी बोल के कंपनी है राजस्थान में, उनके साथ ऑलरेडी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट ये लोग कर चुके हैं फ्रेंचाइज का बॉटलिंग का काम करने का, तो ये लोग बॉटलिंग का काम करते हैं। दीज प्लेयर्स आर रेडी ऑलरेडी वेल स्टैब्लिश्ड इन इंडियन मेड फॉरेन लिकर। तो इंडियन मेड फॉरेन लिकर के ब्रांड्स में ये लोग काफी स्टैब्लिश्ड प्लेयर है, काफी बड़े प्लेयर है, तो इनके यहाँ से इनको बड़े बड़ा ऑर्डर्स मिलता है बॉटलिंग का। और बॉटलिंग का इन लोगों को क्या होता है कि आप बॉटलिंग बॉटल वॉटल सब हम आपको देंगे, आप खाली बॉटलिंग का काम करके दो एंड चार्ज योर फीस, यानी ये लोग सर्विस करके फीस चार्ज करते हैं। तो यहाँ पर इनका फीस आप देख सकते हो 2019 में 46 रुपया पर पर मिलियन केसेस था, सॉरी पर केस, मिलियन केसेस नहीं, 46 रुपया पर केस का बॉटलिंग फीस था, जो 2021 में बढ़ के 63.6 रुपीज पर केस हो गया। और अगर मैं FY22 का बात करूं तो ये बढ़ के अब 67 रुपीज हो चुका है। तो इनको बॉटलिंग करने के लिए फीस मिलता है जो डायरेक्टली प्रॉफिट होता है, इनको अपने घर से कोई भी पूंजी नहीं लगाना, इसमें खाली सर्विसेज प्रोवाइड करना है। तो बॉटलिंग करके दो और पर केस का 67 रुपीज पर केस का आप फी चार्ज करो, तो ये पूरा का पूरा इनके लिए प्रॉफिट का काम करता है। फिर इनका जो जीरो डिस्चार्ज वाटर डिस्चार्ज कंपनी है, यानी कोई भी ऐसा कुछ नेगेटिव या बोलते हैं पोल्यूशन नहीं क्रिएट करती है ये, तो ये बहुत अच्छा है। ग्लोबस इज अ जीरो वाटर डिस्चार्ज कंपनी। ऑल कार्बन डाइऑक्साइड जनरेटेड इन फर्मेंटेशन इज कलेक्टेड, प्यूरिफाइड एंड सोल्ड टू द बायर्स इंक्लूडिंग सॉफ्ट ड्रिंक मैन्युफैक्चरर्स। यानी जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड ये लोग जनरेट करते हैं, ये कलेक्ट करके ये लोग सॉफ्ट ड्रिंक मैन्युफैक्चरर्स को सप्लाई कर देते हैं। It also disposes of all the effluent related products such as स्पेंट ग्रेन, यानी ग्रेन जो पूरा स्पेंट हो चुका है वो इनके लिए एक बाई प्रोडक्ट या क्या बोलते हैं एफ्लुएंट के तौर पे निकलता है। फ्लाई ऐश एफ्लुएंट के तौर पे निकलता है। इन सारे चीजों को ये लोग पूरी तरह से अच्छे तरह से डिस्पोज करते हैं, यानी पॉल्यूशन नहीं क्रिएट होता है। स्पेंट ग्रेन इज सोल्ड एज अ कैटल फीड, तो स्पेंट ग्रेन को कैटल फीड के तौर पे बेच देते हैं। फ्लाई ऐश इज डिस्पोज्ड ऑफ फॉर लैंडफिल, और जो फ्लाई ऐश है वो जमीन को फिल करने में, लैंड में बहुत सारे गड्ढे होते हैं उनको फिल करने के लिए इस्तेमाल हो जाता है, या फिर जो ब्रिक्स बनाती है जो कंपनी उनको बेच देते हैं, या इट इज यूज फॉर ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग। बाई प्रोडक्ट कंस्टिट्यूट 11% ऑफ द इनकम। यहां तक कि ये जो बाई प्रोडक्ट जो फेंकने वाला सामान है ना, उसका भी ये लोग बिजनेस बना के उससे भी रेवेन्यू जनरेट करते हैं, और 11% ऑफ द टोटल इनकम वहां से आता है। तो दिस इज नॉट ए स्मॉल अमाउंट। आपके पूरे रेवेन्यू का 11% अगर कूड़ा कचरा से मिले जो कि आप फेंकने वाले थे, जो एफ्लुएंट था आपके लिए, तो ये बहुत बड़ी बात है कि 11% ऑफ द रेवेन्यू आप एफ्लुएंट से जनरेट कर लेते हो। यानी कहीं ना कहीं आपके पास जो मशीन्स है, जो टेक्नोलॉजी है, वो इतना अच्छा है कि एफ्लुएंट को भी आप काम में ले पाते हो। एक तो आप पोल्यूशन नहीं क्रिएट करते, वो एक गुड साइन है, और दूसरा आप उसी से पैसा भी कमा लेते हो। Let us now understand the consumer segment. Globus has an hourglass-like structure here with value segment at the top एंड प्रीमियम एट द बॉटम, यानी वैल्यू सेगमेंट से ज्यादा सेल होता है, प्रीमियम से अभी उतना ज्यादा सेल इनका नहीं होता है। इन वैल्यू सेगमेंट इट इज फेमस फॉर इट्स कंट्री लिकर, यानी देशी शराब जो है उसके लिए फेमस है, एंड ऑल्सो इंडियन मेड इंडियन लिकर। तो और इनके जो खुद के ब्रांड्स है वो इंडियन मेड इंडियन लिकर है, टारगेटिंग द सोशियो इकोनॉमिक डी कंप्राइजिंग 40% ऑफ द पॉपुलेशन एक्सक्लूडिंग बिलो पॉवर्टी लाइन। तो बिलो पॉवर्टी लाइन के पीपल को नहीं टारगेट करते हैं, बट कहीं ना कहीं वो नॉर्मल मासेस को, जो इंडियन मेड इंडियन लिकर होता है वो नॉर्मल मासेस को टारगेट करता है, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव नहीं होता है, तो ज्यादातर लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं। और इनका मेन बिक्री अभी कहाँ पर होता है? राजस्थान में, हरियाणा में और वेस्ट बंगाल में, ये 3 स्टेट में ज्यादा इनका अभी रीच है। क्या अच्छा है इस कंपनी के बारे में, क्या अच्छा है?
तो व्हाट डू वी लाइक द मोस्ट अबाउट कंपनीज बिजनेस मॉडल, इस कंपनी का बिजनेस मॉडल में क्या चीज अच्छा है? तो बीइंग वर्टिकली इंटीग्रेटेड मतलब पूरा रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड्स तक ये लोग खुद ही बना लेते हैं। दिस इनेबल्स द कंपनी टू ट्रांजिशन ईएनए टुवर्ड्स कैप्टिव यूटिलाइजेशन। जो ईएनए ये लोग पहले बल्क अल्कोहल या बल्क स्पिरिट के तौर पे बेच दिया करते थे सस्ते दामों पे, अब उस ईएनए को ये लोग खुद ही इस्तेमाल करके, खुद का बॉटलिंग करके, खुद का अपना ब्रांड का अल्कोहल बेच सकते हैं, जहां पर इनको मार्जिन बहुत ज्यादा मिलेगा, विच इज की फॉर गेनिंग हायर रियलाइजेशन। तो इस ईएनए को ये लोग जो सस्ता दाम में पहले बल्क में बेचते थे, अब इनका अपना ही ब्रांड लॉन्च करके ये लोग ज्यादा दाम पे बेच सकते हैं। और इंडियन मेड इंडियन लिकर जो इनका है खुद का ब्रांड, इट यील्ड्स 2.5 to 3 टाइम्स एक्स्ट्रा रियलाइजेशन। यानी पहले जब बल्क में ईएनए अगर 100 रुपया में बिकता था, तो उसी ईएनए का अब अल्कोहल बना के वो 300 रुपया में बिकता है। तो ऑलमोस्ट 2.5 to 3 टाइम्स ज्यादा रियलाइजेशन ये लोग कर पाते हैं। ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू हायर इंक्रीमेंटल मार्जिन, तो इससे जो इंक्रीमेंटल मार्जिन जनरेट होता है वो भी काफी हाई होता है। ऑल्सो इट्स स्ट्रेटेजी टू सेट अप कैपेसिटीज इन एल्कोहल डेफिसिट स्टेट्स फेचेस हायर रियलाइजेशन। तो इससे क्या होता है, ये लोग ऐसे स्टेट में जाके शराब बेच रहे हैं, अपने ब्रांड्स को बेच रहे हैं जहां पर जो कि अल्कोहल डेफिसिट स्टेट है, जहां पर और कोई दूसरा कॉम्पिटिटर ज्यादा नहीं है। तो इसके वजह से क्या होता है, ये लोग ज्यादा दाम में भी बेच पाते हैं, इनको ज्यादा रियलाइजेशन मिल पाता है। तो ये तो पहला पॉइंट था कि क्यों इसका बिजनेस मॉडल इतना साउंड है। दूसरा, दे आर वेल प्लेस टू एड्रेस इथेनॉल पोटेंशियल इन इंडिया, और इथेनॉल का जितना डिमांड इंडिया में आने वाला है फ्यूचर में, उसके लिए ऑलरेडी इनके पास बहुत बड़ी कैपेसिटी है। तो दे आर वेल प्लेस्ड टू फुलफिल दैट डिमांड, पूरा तो नहीं, वहां उसका फायदा उठाने के लिए दे आर ऑलमोस्ट रेडी। अपकमिंग डिस्टिलरीज इन ईस्टर्न मार्केट टू सपोर्ट दिस अपॉर्चुनिटी, और जो डिस्टिलरी इनका भी ईस्टर्न मार्केट में, वेस्ट बंगाल में एक नया कैपेसिटी इन्होंने चालू किया है, तो ये सारा चीज जो आया है उससे ईस्टर्न मार्केट में ये लोग इथेनॉल या ईएनए दोनों बहुत ज्यादा सप्लाई कर पाएंगे। Additionally, incremental capacities are fully fungible, fungible मतलब flexible between ethanol and ENA, यानी जो भी incremental capacity आ रहा है वो मल्टीपर्पस आ रहा है, आप चाहो तो ethanol बना लो, आप चाहो तो ENA बना लो। तो ये जो चीज है ना, इनका इनका जो फ्लेक्सिबिलिटी है, ये इनके लिए बहुत ज्यादा एडवांटेजेस, विच विल अलाउ इट टू opportunistically शिफ्ट टू मेक बेटर मार्जिन, यानी जिसमें जिस समय ज्यादा मार्जिन मिल रहा होगा उस समय उसका प्रोडक्शन बढ़ा के पैसा कमा लेंगे। इट्स एज सिंपल। कभी इथेनॉल बेच के ज्यादा कमाई होता है, तो कभी ईएनए बेच के ज्यादा कमाई होता है, जिसमें ज्यादा कमाई होगा वो काम करने लगेंगे। थर्ड स्ट्रेंथ इनका क्या है, स्ट्रॉन्ग R&D फोकस, इनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट आर्म बहुत अच्छा है। लोएस्ट केपेक्स पर कैपेसिटी एडेड, इनका जो केपेक्स लगता है वो सबसे कम लगता है, यानी 1 किलो लीटर पर डे का कैपेसिटी लगाने के लिए 80 लाख रुपया का सिर्फ इन्वेस्टमेंट करते हैं लोग। यानी इनके पास केपेक्स जो करने का क्षमता है, वो सबसे सस्ते दाम पे ये लोग केपेक्स करके निकल जाते हैं, जो इनके कॉम्पिटिटर को ज्यादा महंगा पड़ता है। 20% लोअर देन द इंडस्ट्री एवरेज, यानी बाकी लोग को अगर 1 करोड़ रुपया लगता है वो केपेक्स लगाने के लिए, तो ये वही केपेक्स 80 लाख रुपया में लगा देते हैं। तो कुछ तो इनके पास एक्सपर्टाइज है केपेक्स को एग्जीक्यूट करने का। ठीक है, फिर बेस्ट कन्वर्शन ईल्ड भी इनके पास है, तो इनका जो कन्वर्शन ईल्ड है ये भी बहुत अच्छा है। ग्रेन से अल्कोहल बनाने का, यानी ग्रेन को अल्कोहल में कन्वर्ट करने का जो कैपेबिलिटी है, जो ईल्ड है, वो इनके पास सबसे अच्छा है। GSL has also the best conversion to alcohol with continuous focus on improving efficiency, और लोग रेगुलर बेसिस पे काम करते रहते हैं कि अपने एफिशिएंसी को और कैसे बढ़ाए और कैसे बेटर करें। रोबस्ट सप्लाई चेन नेटवर्क इनके पास है। डेडिकेटेड मैकेनिज्म है टू सिक्योर इट्स एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल एट फेवरेबल प्राइसेस, तो मैकेनिज्म ऐसा बना रखा है कि जो इनको ब्रोकन राइस है वो सस्ते दामों पे रेगुलरली अवेलेबल होता रहे, ताकि इनको बेटर रिटर्न्स हमेशा जनरेट कर पाए। एंड ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ रेवेन्यू थ्रू हाई पोटेंशियल बाई प्रोडक्ट्स, और जो बाई प्रोडक्ट्स भी है वो भी हाई पोटेंशियल का है, वहां से भी अच्छा खासा रेवेन्यू ये लोग अर्न कर पाते हैं। ठीक है, बेनिफिट्स क्या होगा इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम्स। तो इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम मैंने ऑलरेडी जिसमें आपको बता दिया है कि गवर्नमेंट 20% का ब्लेंडिंग करना चाहती है 2025 तक। तो उसके लिए क्या है, द सप्लाई ऑफ ग्रेन बेस्ड इथेनॉल नीड्स टू इंक्रीज बाई 12 टाइम्स, अभी जितना कैपेसिटी है उससे 12 गुना क्षमता को बढ़ना पड़ेगा, तब जाके काम पूरा होगा।
यानी ग्रेन बेस्ड इथेनॉल का सप्लाई 12 गुना यहाँ से बढ़ना पड़ेगा, for which India needs to add 482 crore liter capacity of just grain based ethanol over next 4 years। यानी नेक्स्ट 4 साल में ग्रेन बेस्ड इथेनॉल का कैपेसिटी 482 करोड़ लीटर से बढ़ना जरूरी है। अभी कितना कैपेसिटी है ग्रेन बेस्ड का? 258 करोड़ लीटर्स। 482 करोड़ लीटर कैपेसिटी और बढ़ेगा तब जाके 740 करोड़ लीटर ग्रेन से फुलफिल हो पाएगा 2025 तक। और मोलासेस बेस्ड का बात करें, मोलासेस यानी शुगर केन के मदद से जो इथेनॉल बनता है, वो अभी जो है 426 करोड़ लीटर वहां से आ रहा है, और वहां से 241 करोड़ लीटर और एडिशनल चाहिए, तब जाके 760 करोड़ लीटर 2025 तक वहां से आएगा। तो अभी हम लोग ग्रेन बेस्ड का बात करें तो ग्रेन बेस्ड में अभी जितना कैपेसिटी है उससे भी ऑलमोस्ट डबल कैपेसिटी और दरकार है। तब जाके क्या होगा, टोटल जो हम लोग का आएगा, एग्जिस्टिंग कैपेसिटी अभी जो है 684 करोड़ लीटर का है, और 723 करोड़ लीटर का कैपेसिटी अभी और आना बाकी है इथेनॉल में, तब जाके 1500 करोड़ लीटर हम लोग फुलफिल कर पाए। तो दिस इज व्हाट इट शोज कि कितना बड़ा कैपेसिटी एडिशन का जरूरत है इथेनॉल का ब्लेंडिंग का टारगेट को अचीव करने के लिए। तो वहां पर इस ग्लोबल स्पिरिट जैसी कंपनी काफी ज्यादा बेनिफिशियरी होगी, क्योंकि ग्रेन बेस्ड में इनके पास बहुत बड़ी कैपेसिटी। डिमांड प्रोजेक्शन ऑफ फ्यूल आप देख सकते हो कि कितना फ्यूल का डिमांड है। 2019-20 में 3413 करोड़ लीटर का डिमांड था, जिसमें 5% ब्लेंडिंग होता था। ठीक है, तो ब्लेंडिंग का रिक्वायरमेंट 173 करोड़ लीटर का था 19-20 में, जो 25-26 तक 1016 करोड़ का ब्लेंडिंग का जरूरत होने लगेगा। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके ये पूरे चार्ट को देख सकते हैं कि कितना पेट्रोल का खपत एक्सपेक्टेड है आगे चल के होगा, उसमें कितना परसेंट हम लोग ब्लेंडिंग का टारगेट कर रहे हैं। सो अल्टीमेटली कितना इथेनॉल का जरूरत पड़ेगा आगे चल के। इथेनॉल डिमांड का प्रोजेक्शंस ब्लेंडिंग करके, मतलब जो इथेनॉल है वो ब्लेंडिंग में कितना इस्तेमाल होगा, फिर वो अदर यूजेस में कितना इस्तेमाल होगा इथेनॉल, एंड फाइनली टोटल इथेनॉल का कितना रिक्वायरमेंट होगा। और इथेनॉल ग्रेन से कितना 19-20 में आया, 25-26 तक ग्रेन से कितना रिक्वायरमेंट होगा, शुगर कितना रिक्वायरमेंट, शुगर से आने वाला इथेनॉल का कितना रिक्वायरमेंट होगा, फिर आपका टोटल 1016 करोड़ का रिक्वायरमेंट होगा। ब्लेंडिंग वहां पर कितना होगा, 20% का। अदर यूजेस में टोटल 334 करोड़ लीटर का रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, और ऑल टुगेदर 1350 करोड़ लीटर का रिक्वायरमेंट होगा इथेनॉल का। प्राइसेस ऑफ इथेनॉल का अगर मैं बात करूं तो सी हेवी मोलासिस से जो इथेनॉल बनता है उसका प्राइसेस आज के डेट में 2020-21 में 45.7 रुपीस पर लीटर का है। बी हेवी मोलासिस का 57.6 का है। ये भी रेगुलर बेसिस पे दाम बढ़ते जा रहा है। शुगर केन जूस से, जो डायरेक्ट जूस से जो इथेनॉल बन सकता है, उसका भी प्राइस 62.7 रुपीस पर लीटर हो चुका है। डैमेज्ड फूड ग्रेन से जो हम लोग बना रहे हैं उसका प्राइस 51.6 रुपीस पर लीटर हो चुका है। और एफसीआई, यानी एफसीआई के गोडाउन से अगर आपको ब्रोकन राइस मिलता है और वहां से अगर आप बनाते हो तो वो 56.9 रुपीस पर लीटर रेट चल रहा है। तो ये 2020-21 में गवर्नमेंट ने अभी तक ये रेट डिसाइड करके रखा है इथेनॉल का। तो आप देख सकते हो कि डैमेज फूड ग्रेन से और जो एफसीआई का जो राइस है उससे आप बनाओगे तो 56 रुपीस तक का पर लीटर आपको बेनिफिट मिल सकता है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में हम लोग बात करेंगे, बट वो हम पार्ट 2 में आके बात करेंगे। पार्ट 1 में हम लोग इतना ही रखते हैं, और उम्मीद करता हूँ इतना जितना हम लोगों ने किया वो आपको समझ में आया होगा। तो हम लोगों ने क्या किया एक बार जिसमें समझ लेते हैं। हमने फंडामेंटल पूरा एनालिसिस किया कंपनी का, कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में समझा कि इनका मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन क्या है, कंज्यूमर डिवीजन क्या है। मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन में लोग बल्क स्पिरिट बनाते हैं, एनिमल फीड बनाते हैं, बॉटलिंग का काम करते हैं। कंज्यूमर में इनका अपना वैल्यू, वैल्यू प्लस एंड प्रीमियम सेगमेंट का ब्रांड्स है, तो वहां पर ये लोग ब्रांड्स के थ्रू बेचते हैं। मेनली इनका बिजनेस जो होता है राजस्थान में, हरियाणा में और वेस्ट बंगाल में, और वेस्ट बंगाल में एक नया कैपेसिटी आने वाला है। तो ये सारा कुछ हम लोगों ने समझा। फिर इथेनॉल का कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है इनके पास, क्योंकि इनके जितने भी प्लांट है सब मल्टीपर्पज है। ये लोग ईएनए भी बना सकते हैं, इथेनॉल भी बना सकते हैं। तो उसमें जो इथेनॉल का ब्लेंडिंग का प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, उसमें कितना बड़ा बेनिफिट इनको आगे चल के मिलेगा, ये हम लोगों ने समझा। पार्ट 2 में आएंगे तो हम लोग समझेंगे इनका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या है, कितना उसमें ग्रोथ आ रहा है, आगे का क्या पोटेंशियल है, मैनेजमेंट ने अपने कमेंट्री में क्या कहा है, कॉन कॉल में क्या मैनेजमेंट ने कहा है, और फिर मेरे अकॉर्डिंग इसका वैल्यूएशन क्या हो सकता है। ये सब कुछ हम लोग पार्ट 2 में करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और नोटिफिकेशन बेल बजाना मत भूलिएगा, ताकि आपको पार्ट 2 का नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिल जाए।
आपको मिस ना करना पड़े पार्ट टू। वैसे मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, आप प्लेलिस्ट में भी जाके आपको दोनों वीडियोस मिल जाएंगे। बट स्टिल आप नोटिफिकेशन बेल बजा दीजिए, और नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आपको लगता है कि हमारे वीडियो से आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है, कुछ नॉलेज मिल रहा है, तो अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, अपने ग्रुप्स में शेयर जरूर करिए हमारे वीडियोस को, ताकि जो लोग भी स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड है और पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो एक प्रॉपर नॉलेज के बेस पे पैसा इन्वेस्ट करें, ना कि टिप के बेस में। क्योंकि आप टिप के बेस में जब भी स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएंगे, खास करके ऐसा वोलाटाइल मार्केट में, यू विल एंड अप मेकिंग लॉसेस। तो लॉस ना हो आपका, इसलिए आप कंप्लीट अपने नॉलेज बनाइए, अपने नॉलेज के बेसिस पे मार्केट में इन्वेस्ट करिए, और हम आपके साथ हैं आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम लोग पार्ट टू वाले में डिस्कस करेंगे आगे ग्लोबल स्पिरिट के बारे में। चलिए, बाय बाय।